Hello everyone, we are going to start class 6th NCERT History chapter 7 from a kingdom to an empire। इसे एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। आपको सिर्फ अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो ध्यान से देखना है और समझते जाना है। नोट्स बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी कंसंट्रेशन के साथ इसे देखते जाओ वीडियो को। रोशन रुपीस। रोशन के बर्थडे पे उसके ग्रैंडफादर उसे क्रिस्प नोट्स मतलब करेंसी नोट्स देते हैं कुछ। तो वो उनसे सीडी खरीदना चाहती है एक नई, लेकिन वो उन नोट्स को जब देखती है तो वो नोटिस करती है कि नोट्स के राइट साइड पे एक गांधी जी का स्माइलिंग फेस है और लेफ्ट पे टाइनी सेट ऑफ लायंस है। तो इन लायंस को देख के वो सोचती है कि इधर ये क्यों है। तो ये जो लायंस है ना नोट्स पे और कॉइन्स पे, इनकी लॉन्ग हिस्ट्री है, काफी पुरानी हिस्ट्री है। इन्हें स्टोन पर कार्व किया गया था और एक मैसिव स्टोन पिलर जो कि सारनाथ पे लोकेटेड है उधर रख दिया गया था। अशोका हिस्ट्री के एक ग्रेटेस्ट रूलर में से एक है और उनकी इंस्ट्रक्शंस पे ऐसी इंस्क्रिप्शंस बनाकर पिलर्स और रॉक सरफेसेस पर लगाई गई थी। हम इससे पहले जाने कि क्या लिखा हुआ है इन इंस्क्रिप्शंस पे, पहले हम देखते हैं कि अशोका की किंगडम को क्यों कहा जाता है। तो जो अशोका की एम्पायर थी ना, ये उनके ग्रैंडफादर ने फाउंड की थी चंद्रगुप्त मौर्य 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त को एक वाइज मैन जिनको चाणक्य कौटिल्य भी कहते हैं उनका पूरा सपोर्ट था। चाणक्य के काफी आइडियाज उनकी बुक अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं। जब एक फैमिली में एक के बाद एक रूलर बनता जाता है ना, तो उस फैमिली को डायनेस्टी बोल देते हैं। तो मौर्य भी एक डायनेस्टी थी जिसमें तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार और उनके भी बेटे अशोका। अशोका की एम्पायर में काफी सिटीज थी जिसको इस मैप में ब्लैक डॉट से दिखाया हुआ है। और इस मैप में जो ये रेड डॉट से दिखाया हुआ है ये वो एरियाज है जहाँ पे अशोका की बनवाई हुई या इंस्क्रिप्शंस मिलती है। तो ये जो ब्लैक डॉट से दिखाए हुए सिटीज है इसमें अशोका की कैपिटल पाटलिपुत्र भी दिखाई हुई है, तक्षशिला और उज्जैन भी दिखाया हुआ है। तक्षशिला जो था वो नॉर्थ वेस्ट का गेटवे था और सेंट्रल एशिया में जाने के लिए गेटवे था। और उज्जैन उज्जैन काफी इंपॉर्टेंट रास्ता देता था नॉर्थ से साउथ इंडिया की तरफ जाने के लिए। तो काफी मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट पर्संस इन सिटीज में रहते थे। दूसरे एरियाज भी थे जहाँ पे विलेजेस थे फार्मर्स और हर्डर्स के। और कुछ एरियाज थे जो सेंट्रल इंडिया के एरियाज थे, उधर फॉरेस्ट थे, वहाँ के लोग फॉरेस्ट से ही फूड इकट्ठा कर लेते थे और एनिमल्स को हंट कर लेते थे अपने फूड के लिए। इस एम्पायर में लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे अशोका के एम्पायर में। और हो सकता है कि लोग अलग अलग तरह का खाना भी खाते हो और अलग अलग तरह के कपड़े भी पहनते हो। तो देखो एम्पायर्स में, किंगडम्स में फर्क क्या होता है। तो जो एम्पायर्स के किंग्स होते हैं, एम्परर्स, उन्हें ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए किंग्स से, क्योंकि एम्पायर्स बहुत बड़ी वाली किंगडम्स होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है किंगडम से। तो उन्हें रिसोर्सेज इसलिए भी चाहिए क्योंकि उनको बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज भी लगती है। तो इन रिसोर्सेज को और टैक्सेस को कलेक्ट करते थे इनके ऑफिशियल्स। तो इन्हें काफी ऑफिशियल्स भी चाहिए। रूलिंग द एम्पायर, एम्पायर को रूल कैसे किया जाता था। तो देखो क्योंकि ये एम्पायर काफी बड़ी थी तो अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरह से रूल किया जाता था। जो कैपिटल एरिया था ना पाटलिपुत्र, उस का एरिया जो था वो तो डायरेक्ट एम्परर के कंट्रोल में था, मतलब अशोका के कंट्रोल में था। तो इसका मतलब ऑफिशियल्स को भी जो कलेक्ट टैक्स करते थे फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स वगैरह से, वो पाटलिपुत्र के ही एरिया के विलेजेस या टाउन्स में रहते थे। ऑफिशियल्स का काम था कि जो रूलर्स के ऑर्डर्स को ना माने ना उनको पनिश भी करे। और काफी ऑफिशियल्स को सैलरीज दी जाती थी। और अशोका अपने मैसेंजर्स को भी इधर से उधर भेजते थे और ये जो ऑफिशियल्स थे ना इन पे स्पाइस नजर रखते थे। तो एम्परर इनको सुपरवाइज करते थे अपने फैमिली मेंबर्स, रॉयल फैमिली और सीनियर मिनिस्टर्स की हेल्प से, सबको मतलब। और जो एरियाज थे ना प्रोविंसेस में बटे हुए थे और हर एक को रूल किया जाता था प्रोविंशियल कैपिटल की हेल्प से। जैसे आज भी हमारा इंडिया कई स्टेट्स में बटा है और हर स्टेट को गवर्न करने के लिए एक कैपिटल होती है। तो वैसी प्रोविंशियल कैपिटल्स थी तक्षशिला और उज्जैन जैसी। मेन कंट्रोल मतलब जो कंट्रोल था ना वो पाटलिपुत्र पर भी था। और रॉयल प्रिंसेस को हमेशा गवर्नर्स की तरह भेजा जाता था एम्पायर के दूसरे हिस्सों में। तो इन सब से क्या ना होता था, लोकल कस्टम्स और रूल्स पूरे ढंग से एम्पायर में फॉलो होते थे। तो इसके अलावा ये जो सेंटर्स थे ना जैसे तक्षशिला, उज्जैन, ये थोड़े दूर दूर एरियाज है, सेंटर्स है, ये पावर कॉन्सेंट्रेटेड है इधर। इन सेंटर्स के बीच में जो एरियाज थे ना उधर भी मौर्य रूलर्स का काफी कंट्रोल था। वो रोड्स और रिवर्स पर कंट्रोल रखते थे क्योंकि ये रोड्स और रिवर्स ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और कुछ रिसोर्सेज को ये इन्हीं एरिया से टैक्स या ट्रिब्यूट की तरह कलेक्ट भी करते थे। एग्जाम्पल मिलता है जैसे अर्थशास्त्र में बताया हुआ है कि नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया था ना एम्पायर का वो ब्लैंकेट्स के लिए इंपॉर्टेंट था। और साउथ इंडिया गोल्ड और उसके प्रीशियस स्टोन्स के लिए इंपॉर्टेंट था। हो सकता है कि ये गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स को टैक्स की तरह कलेक्ट ना करके ट्रिब्यूट की तरह कलेक्ट कर लेते हो। तो ट्रिब्यूट क्या होता है, जैसे टैक्स तो रेगुलर कलेक्ट करते हैं ऑफिशियल्स, लेकिन ट्रिब्यूट क्या होता है, ये ना मन हो या ना हो, अ, देना पड़ता है, देना पड़ता है एम्पायर को, इसे कहते हैं ट्रिब्यूट।
तो ट्रिब्यूट में कुछ वैरायटी ऑफ थिंग्स आ जाती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर वगैरह और भी चीज़ें होती है। और एम्पायर में फॉरेस्टेड रीजन्स भी थे, क्योंकि ये फॉरेस्टेड रीजन्स है तो इधर का फूड शेल्टर सब फॉरेस्ट ही देगा, हंटिंग से कर लेंगे, तो ये ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है एम्पायर पे, ये इंडिपेंडेंट टाइप ही है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये एम्पायर को एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी, वैक्स देंगे, मतलब मॉरियन ऑफिशियल्स को ये सब देंगे। और एम्परर एंड कैपिटल सिटी, ये ना एक वो मिलता है उल्लेख, जिसमें ना क्या होता है, एक ग्रीक रूलर थे वेस्ट एशिया की, जो थे सेल्यूकस निकेटर, वो अपने एम्बेसडर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में भेजते हैं। तो मेगास्थनीज इस तरह से उनको डिस्क्राइब करते हैं, पहले तो वो डिस्क्राइब करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कि इस पैराग्राफ में अच्छी तरह बताया हुआ है। तो जब ना चंद्रगुप्त मौर्य अपनी पब्लिक के बीच में आते थे, तब वो जो ओकेजन्स होते थे ना, उनको ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस, मतलब बड़े बड़े उत्सव के साथ सेलिब्रेट किया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य को एक गोल्डन पैलंकिन, मतलब पालकी में ले जाते थे, और उनके गार्ड्स एलिफेंट पे उन राइड करते थे, जो एलिफेंट्स भी गोल्ड और सिल्वर से सजे हुए होते थे। और कई गार्ड्स तो ऐसे थे जो कि ट्रीज को ही कैरी करते थे, उन ट्रीज पे ट्रेंड पैरट्स का एक फ्लॉक रहता था, ट्रेंड पैरट्स का फ्लॉक, और दूसरे भी बर्ड्स रहते थे। इन पैरट्स का काम था कि ये एम्परर है ना जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके हेड के अराउंड सर्कल करते रहे, मतलब सर्कुलर मूवमेंट्स करते रहे। और किंग को नॉर्मली आर्म्ड वेमेन, मतलब हथियार के साथ लेडीज उनको सराउंड करती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें कोई मार ना दे। उनके स्पेशल सर्वेंट्स थे जो कि उनके खाने से पहले उनके खाने को चखते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य कभी भी एक बेडरूम में 2 रात लगातार नहीं सोते थे, मतलब रोज अलग अलग बेडरूम में सोते थे। और पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि दिस वाज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, काफी लार्ज और ब्यूटीफुल सिटी है, जिसको मैसिव वॉल्स से सराउंड किया हुआ है। 570 टावर्स है और 64 गेट्स है इस सिटी के। और इसमें 2 और 3 स्टोरीज हाउस है, जो कि वुड या मड ब्रिक के बने हुए हैं। जो किंग्स का पैलेस है, मतलब किंग्स पैलेस, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस है, वो वुड से बना हुआ है और स्टोन कार्विंग से डेकोरेट किया गया है। और गार्डन्स और एंक्लोजर से सराउंडेड है ये, क्योंकि इन्हें बर्ड्स रखने हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को। अशोका, अ यूनिक रूलर, तो जो मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर है ना, वो है अशोका। अशोका पहले रूलर है जिन्होंने अपना मैसेज इंस्क्रिप्शंस के थ्रू फैलाया। काफी अशोका की इंस्क्रिप्शंस प्राकृत में भी मिलती है, और कुछ जो मिलती है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी मिलती है, ब्राह्मी लिपि। अशोकाज वॉर इन कलिंगा, देखो कलिंगा जो आज की डेट में कोस्टल और ओडिशा वाला एरिया है ना, इसे पहले के टाइम में कलिंगा कहा जाता था। अशोका ने एक वॉर लड़ी कलिंगा को जीतने के लिए, तो वो वॉर जीत तो गए, लेकिन ना उधर इतना वायलेंस हुआ, इतना खून खराबा हुआ, ब्लडशेड हुआ, कि वो घबरा गए और उन्होंने डिसीजन ले लिया कि अब वो और कोई वॉर नहीं लड़ने वाले। तो हिस्ट्री के एकमात्र किंग है अशोका जिन्होंने अपनी कॉन्केस्ट छोड़ दी, मतलब ये जिद छोड़ दी एक वॉर जीतने के बाद। देखो ये अशोका की एक इंस्क्रिप्शन है जो कि कलिंगा की वॉर को डिस्क्राइब करती है। अशोका इस तरह से कुछ डिक्लेयर करते हैं, 8 years आफ्टर आई बिकम किंग आई कॉन्कर्ड कलिंगा। तो अशोका ने किंग बनने के 8 साल बाद कलिंगा को कॉन्कर कर लिया, जिसमें 1.5 लाख पीपल वर, मतलब 1,50,000 के अराउंड लोगों को कैप्चर किया गया और 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए। दिस फिल्ड मी विद सोरो, इससे उन्हें काफी दुख होता है। रीजन, वो बताते हैं कि जब एक इंडिपेंडेंट लैंड को कॉन्कर किया जाता है, तो लाखों लोग मरते हैं और कईयों को प्रिजनर्स की तरह ले लेते हैं, और ब्राह्मण्स और मॉन्क्स भी मरते हैं। तो जो लोग अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के को भी काइंड होते हैं, मतलब की तरफ भी थोड़ा काइंड होते हैं, लोग होते हैं ऐसे भी जो कि अपने स्लेव्स और सर्वेंट्स को भी काइंड होते हैं, वो सब भी अपने लव्ड वंस को खो देते हैं, इसीलिए वो नाराज है। और उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो धम्मा फॉलो करेंगे और दूसरों को भी धम्म के बारे में बताएंगे। अब अशोक का मानना है कि वो लोगों को धम्मा के थ्रू जीतना काफी बेटर है, उनको फोर्स से जीतने की बजाय। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज, मैं ये मैसेज इसलिए इंस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में माई सन, मेरे सन और ग्रैंड सन कभी भी वॉर के बारे में ना सोचे, इसके इसके सिवाय वो सोचे कि वो धम्म को कैसे स्प्रेड करें। तो जो संस्कृत में जिसे धर्म कहा जाता है, प्राकृत में उसे धम्मा कहा जाता है। आप समझ गए, धर्म की बात कर रहे हैं अशोक का। तो अशोका का धम्म कैसा था, वट वॉज अशोकास धम्मा। अशोका का जो धम्म था ना, उसमें वो किसी भी गॉड को वर्शिप नहीं करते थे या किसी भी तरह का सेक्रीफाइस, बलि यज्ञ वगैरह नहीं करते थे। उन्हें फील हुआ जैसे एक फादर होता है, वो अपने बच्चों को सिखाता है, तो उनकी भी ड्यूटी है कि जो सब्जेक्ट्स उनके, जैसे उनकी प्रजा, उनके ऑफिशियल्स, मैसेंजर्स, वो भी उनको सिखाएं। अशोका बुद्धा के थॉट से काफी इंस्पायर्ड थे। तो अशोका की एम्पायर में काफी प्रॉब्लम्स थी जो उन्हें ट्रबल करती थी। एम्पायर में लोग अलग अलग रिलीजियंस फॉलो करते थे,
जिसके कारण कई बार कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े भी होते थे, लोग जानवरों की बलि भी देते थे, एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड। स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था लोगों का। इसके अलावा फैमिलीज और नेबर्स में भी लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो अशोका को फील हुआ कि ये उनकी ड्यूटी है कि इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो इसलिए अशोका ने कुछ लोग जो कि धम्म के बारे में लोगों को बताएंगे, टीच करेंगे, ऐसे ऑफिशियल्स रख लिए जिन्हें धम्म महमत्ता कहा जाता था। इसके अलावा अशोका ने अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब करवा दिया रॉक्स और पिलर्स पे। और जो लोग इनको पढ़ नहीं सकते थे तो उन्होंने ऐसे भी लोग रखे जो कि उनको इंस्ट्रक्ट करे या फिर ये बातें बताए जो इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ नहीं सकते, हेल्प करने के लिए। अशोका ने अपने मैसेंजर्स धम्म को स्प्रेड करने के लिए दूसरी जगहों पर भी भेजे, जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस। और अपने बेटा महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा धम्म को स्प्रेड करने के लिए। अशोका ने काफी कुएं भी खुदवाए, रेस्ट हाउसेस भी बनवाए। इसके अलावा अशोका ने मेडिकल ट्रीटमेंट भी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को उपलब्ध करवाया उनकी हेल्प के लिए। तो ये रामपुरवा पुल है। इसमें ना काफी अच्छा अपने को एग्जांपल मिलता है कि पहले के स्कल्प्टर्स कितने ज्यादा स्किल्ड होते थे। ये रामपुरवा बिहार में लोकेटेड है। आज मतलब बिहार में मॉडर्न पिलर पे मिला था जिसे आज राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अशोकाज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट। देखो, अशोका कहते हैं कि पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स। लोग अलग अलग तरह के रिचुअल्स करते हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं, जब उनके बच्चों की शादी होती है, या जब उनके बच्चे पैदा होते हैं, या जब भी वो किसी जर्नी पे जाते हैं। ये सभी रिचुअल्स यूजलेस है, किसी काम के नहीं है। इसके अलावा लोगों को दूसरी तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए जो कि फलदायी भी है, यूजफुल भी है। कि प्रैक्टिसेस किस तरह की हैं, जैसे अपने स्लेव्स और सर्वेंट्स की तरफ जेंटल रहना, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, सभी क्रीचर्स को दया भाव से ट्रीट करना, ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को गिफ्ट देना। अशोका का मानना था कि ये दोनों ही रोंग है कि सिर्फ अपने ही रिलीजन को प्रेज करे जाओ या दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज करे जाओ। हर एक को एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर कोई अपना ही रिलीजन प्रेज कर रहा है दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज करते समय, तो वास्तव में वो अपने ही रिलीजन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा अशोका का मानना था। इसलिए अशोक कहते थे कि हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए दूसरे के रिलीजन के मेन आइडिया को और उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। बस आप ये देख लो, ये ना लेटर ए को अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट ना मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट थी। मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो जो मॉडर्न इंडिया की काफी स्क्रिप्ट्स है ना, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही बन के आई है। कई सैकड़ों साल इसको लगे। तो इधर आपको लेटर ए अलग अलग स्क्रिप्ट्स में दिखाया गया है। जैसे अर्ली ब्राह्मी में ऐसे लिखा जाता था, देवानगरी में ऐसे, जो कि हिंदी भी है, हिंदी देवानगरी, बंगाली में ऐसे, मलयालम में ऐसे, तमिल में ऐसे। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक रीडिंग आप भी मारना, काफी एकदम अच्छी तरह कंप्लीट हो जाएगा। कंसंट्रेशन बनाकर इस तरह सुनते रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।